बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट किताब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और कुछ अरसे से जो है वो उमर साहब मुझे कह रहे थे इस किताब को, और इसके साथ एक और भी किताब कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा ये मैंने पढ़ी नहीं हुई, तो एक हफ़्ते में मैं एक ही पढ़ पाऊँगा, तो इसलिए हमने जो है वो ये वाली किताब जो है वो रखी है। और अमर्त्य सेन जो है रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, फ़िलासफ़र हैं, इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। इंडिया बंगाल में जो है वो पैदा हुए, वहीं पर उन्होंने बचपन गुजारा, और बाद में उन्होंने बड़ी इंटरनेशनल फेम हासिल की अपने जो इकोनॉमिक्स के आइडियाज़ हैं उनकी बेसिस पे। और उनको 1990 में मेरा ख्याल है नोबेल प्राइज़ उनको मिला। और उनका जो इकोनॉमिक्स के अंदर दो तीन एरियाज़ में जो काम रहा वो ज़्यादातर था, उन्होंने फ़ील्ड जो बड़ी डाइंग फील्ड थी एक वेलफेयर इकोनॉमिक्स, उसको रिवाइव किया। दूसरा, उन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर सोशल चॉइस थ्योरी को जो है वो एक इम्पोर्टेंस दी। ये तो उनका मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन है। जो पब्लिक पॉलिसी की डिबेट्स हैं उसके अंदर जो उनका बहुत बड़ा जो डायलॉग इंडिया के अंदर रहा बाकी दुनिया के कंट्रीज़ में, दैट वाज अराउंड इनइक्वालिटीज़। तो इनइक्वालिटी पे भी उनका काम था। तो एनी हाउ दैट इज़ जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हम आगे जाएंगे तो मज़ीद इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चूँकि ये उमर साहब ने ये किताब जो है सिलेक्ट की थी, तो उमर साहब आप बताएं कि आपने क्यों ये किताब सेलेक्ट की हाँ थी। जी, मैंने इसलिए देखा क्योंकि मेरा ये ख़्याल है अरसे से कि आपको बाकी चीज़ें होना चाहिए, लेकिन आपको जो है वो बहुत अच्छा इंसान भी होना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुन रखा था, तो बहुत सारे अच्छे उस्ताद जो थे, उन्होंने ये कहा, और जो कभी अमर्त्य सेन से मिल चुके हैं, कि ये अबव एवरीथिंग एल्स ये बहुत ही एक आला इंसान है। और दूसरा ये कि इनका ये जो काम है और इनका जो प्रोफ़ेशनल वर्क है, उसमें इंसानियत जो है वो उसकी जो लहरें हैं वो बाकी लहरों के ऊपर नीचे पाई जाती हैं। तो मैंने जितने माहिर अपनी ज़िंदगी में देखे थे, और तीसरा ये कि इनमें हम्बलनेस बहुत पाई जाती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने माहिर देखे उनमें ये तीनों चीज़ें नहीं थी। एक तो उनमें और इंसानियत, स्पेशली इन इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्टों में मैंने ये तीनों चीज़ें कम देखी। एक तो उन्होंने ये नहीं कि वो कोई इंसानियत के ख़िलाफ़ होते हैं, लेकिन वो उनके लिए ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती। दूसरा ये कि हम्बलनेस तो शायद वैसे ही हमारे इर्द गिर्द कम पाई जाती। और तीसरी जो एक्सटेंशन थी, क्योंकि मैं अब फ़िलासफ़ी अरसे से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं ये सोचता रहता हूँ कि फ़िलासफ़ी के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी रिडंडेंट होती जा रही है। लेकिन 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों से आके फ़िलासफ़ी को रिवाइव किया है। उनमें एक अमर्त्य सेन भी है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स से जस्टिस और जस्टिस से फिर उन्होंने फ़िलासफ़ी में कदम रखा है। तो आपने जैसे उनको इकोनॉमिस्ट कहा, लेकिन मेरे लिए वो एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं और एक फ़िलासफ़र हैं। कुछ और लोग भी हैं रिसेंटली, माइकल सैंडल हैं जो लॉ साइड से आए हैं, पीटर सिंगर हैं जो मोरालिटी और एथिक्स से आए हैं। तो ये आजकल के फ़िलासफ़र्स हैं और ये अपनी बात कर रहे हैं। तो इस हवाले से अमर्त्य सेन का जो काम है वो फिर इकोनॉमिक्स से ही उन्होंने, जो उनका मेन है वो तो आइडिया ऑफ जस्टिस है, जिसकी बुनियाद एंटाइटलमेंट पे है, और उसके बारे में डिस्कशन हम कर सकते हैं। लेकिन ये किताब जो है, जब मैंने शुरू में पढ़ना शुरू की, मैं तो आपस में बताऊँ आप सबको, तो मैं ऐसे ना कोई इतना ज़्यादा एज ए किताब इससे इम्प्रेस नहीं हुआ, बिकॉज़ ये बड़े एक सिंपल मैटर ऑफ द फैक्ट तरीके से लिखी जा रही है, और कोई प्रोज़ भी कोई इतनी नहीं थी। मैं आपको अपना बताता हूँ, 100-150 सफ़े था। एक गाँव है, उसमें हम पढ़े हैं, अब्बा जी प्रोफ़ेसर हैं, सारे मामे चाचे भी प्रोफ़ेसर हैं, बस पढ़ी जा रहे हैं, सुबह उठते हैं, सो जाते हैं। लेकिन 100-150 के बाद जो है ना, ये फिर आपको वो जो सिंप्लिसिटी है ना, वो आप पे ग्रो करना शुरू हो जाती है। तो जब तक आप एंड पे पहुँचते हैं, तो मेरा ये ख़्याल है कि फिर आपको पता ये चलता है कि एक इंटेलेक्चुअल जो है, असली वाला, ये कहते हैं ना असली पे सुच्चा, वो कैसे बनता है ऐसे आर्टिफिशियल। जो और आपने ये वाली बात की है ना, ये मैं नहीं। इसको ये चूँकि जब हम बुक कार्स बना रहे थे, अभी इसको आई मीन डिज़ाइन कर रहे थे ये एक्टिविटी, उस वक्त हमारी काफ़ी कन्वर्सेशन होती थी कि ये हमें क्यों करना चाहिए। तो एक तो देखिए मेन आइडिया था कि हम बुक रीडिंग का कल्चर प्रमोट करना चाहते थे, लेकिन एक डिस्कशन जो आपने भी रेफ़र की थी वो ये थी कि हम अपनी यूथ को, नौजवानों को ये रास्ता दिखाना चाहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो क्या लिखते हैं, उनके आइडियाज़ क्या हैं। तो इस किस्म की और उनकी बायोग्राफीज़ जो हैं, तश्कील कैसे होती है। हाँ, तो ये इस किस्म की जो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, बायोग्राफीज़ जो हमने हाँ।
वाल्टर आइजकसन की भी डिस्कस की थी। तो मेरे ख्याल में मेकिंग ऑफ दैट इंटेलेक्चुअल, मेकिंग ऑफ दैट सेलिब्रिटी जिसने कोई नॉलेज में, आइडियाज़ में कंट्रीब्यूट किया हो, उस हिस्ट्री को समझना और एक ऑर्डिनरी मतलब बैकग्राउंड से उठ के उस प्रोसेस से इस फेम के ऊपर एक बंदा पहुंचता है, तो वो प्रोसेस को भी जानना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये इंस्पिरेशन जो है ना, इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये बुक आपने अच्छी इंतखाब की थी। और ये हमारे बुक आर की जो और इंस्पिरेशन है वो मैं आपसे किताब से पहले एक और आपको बताता चलूँ कि अक्सर लोग जो है वो हमें कहते थे कि आप बुक आर लाहौर में क्यों नहीं कर रहे, आप इधर क्यों नहीं कर रहे। तो हम कहते हैं हम तो एक कर रहे हैं। सो हमारा आइडिया था कि आप लोगों को इंस्पायर करें तो आप अपना अपना स्टार्ट करें। तो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले ये इंस्पिरेशन जो है जीबी पहुँची है। जीबी की और जो ये हमारे दोस्त जो है ज़मीर साहब बैठे हुए हैं, हाँ, ये आए हैं, इन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है कि वो गिलगित में हमारे पैटर्न के ऊपर फ्रेंचाइज उन्होंने कहा है फ्रेंचाइज लेने को तैयार हैं वो। मेरा ये ख्याल है कि फ्रेंचाइज से ज़्यादा हम ये कहेंगे कि ये हमारे समझे उस्ताद है। हाँ जी, तो हमने इनसे मैंने कमिटमेंट किया है जी पहला बुकार होगा तो मैं गिलगित जाऊंगा आपके पास। तो ये इंस्पिरेशन जो है गिलगित सबसे पहले पहुंची है, बाकी शहरों में अभी नहीं पहुंची। नहीं, हम भी प्रोग्राम बना रहे थे, मैं और मारिया साहिबा के शायद हम ईद पे उधर जाएं, तो ईद पे करवा देंगे। तो मेरा ख्याल है कुछ करवाते हैं। ठीक है। हाँ, जिस तरह ये किताब ग्रो करती है ना, तो गिलगित बल्तिस्तान भी आप पे ग्रो करता है। बिल्कुल ऐसे ही। शुरू में आपको इतनी समझ नहीं आती, पर आहिस्ता आहिस्ता शुरू में आप सिर्फ करीमाबाद जाते हैं, बाद में आप और आपको पता चलता है जीबी में और भी कुछ। तो एनी हो, लेट्स कम बैक टू। तो ये ज़रूरी भी इसलिए है कि जैसे ये मर्तिया सैन साहब अपनी ज़िंदगी बताते हैं ना, तो वो जहाँ से आए हैं उस एरिया के बारे में भी बड़ा बताते हैं। हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कितनी इंपॉर्टेंस उस रीजन की उनकी ज़िंदगी में रही है। सो एनी हो, मेरा ख्याल है हम थोड़ा सा इस तरह डिस्कस करते हैं कि जैसे उन्होंने क्रोनोलॉजिकली ज़रा स्टार्ट किया है, बचपन से आगे बात बढ़ी है जी, बिल्कुल कुछ उन बचपन से फिर आगे बढ़ते हैं। और मैं स्पेशली इसमें सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो 3-4 इन्फ्लुएंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, और वो बड़े रेलिवेंट हैं। और उसमें सबसे पहला इन्फ्लुएंस जो है वो टैगोर का। बिल्कुल सही। ठीक हो गए। अब टैगोर के साथ ना हमने ऐसे ही ना एक शरीका बनाया हुआ है क्योंकि टैगोर को आप लोग जानते हैं ना, टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, टैगोर के साथ हमने शरीका ये बना लिया कि वो भी इंडिया के थे और उनको मिल गया नोबेल प्राइज़। तो हमने कहा जी कि वो हमारे अल्लामा इकबाल साहब को नहीं मिला, तो ये एक है आलमी साजिश। तो टैगोर को फिर जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो फिर हम टैगोर को पढ़ते हैं, तो टैगोर की कहानी, इसके बावजूद हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने हम पे कुछ ना कुछ किया एहसान कि मुझे ये याद पड़ता है कि टैगोर की कहानी सिलेबस में थी हमसे पहले। तो उसका नाम था काबली वाला, उर्दू में वो कहानी थी काबली वाला। और काबली वाला जो है वो एक पश्तून या एक पठान के बारे में थी, जो ताजर जो कि कलकत्ता जाता है और वो वहाँ पे जाके सामान बेचता है, और वहाँ पे एक छोटी बच्ची होती है, उसको देख के उसको अपनी बच्ची याद है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ह्यूमनिस्टिक स्टोरी थी, उस लेवल की स्टोरी थी। अगर आप लोगों को याद हो, जिस तरह वो स्टोरी थी ना लास्ट लीफ, बच्चों के लिए, तो फिर थोड़ा बहुत टैगोर रिवाइव हुआ। लेकिन इसके ज़रिए टैगोर का बड़ा पता चलता है। टैगोर का कैसे पता चलता है? क्योंकि टैगोर ने एक स्कूल खोला जो मॉडर्न एजुकेशन उस ज़माने में बिल्कुल पैरेलल थी, जिसका नाम बड़ा मुश्किल है प्रोनाउंस करना, फिर भी कोशिश करें। मैंने भी प्रोनाउंस किया। और तो स्कूल का शांति निकेतन। तो शांति निकेतन बिहार और बंगाल के बीच में एक स्कूल है। उस स्कूल वो बिल्कुल एक डिफरेंट स्कूल है। वो इस तरह का स्कूल है कि उसमें कोई इम्तहान नहीं है, और वो उस ज़माने में को एजुकेशन है, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज भी को एजुकेशन नहीं है। और वो उसके साथ साथ वहाँ पे आर्ट और कल्चर बढ़ा ज़्यादा है। संस्कृत भी पढ़ाई जा रही है, म्यूज़िक पढ़ाया जा रहा है। वहाँ मल्टी कल्चरल लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ चाइना से लोग आए हुए हैं, और वहाँ पे जो है वो रिलीजियस डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। एथनिक भी बहुत ज़्यादा, मुसलमान हैं, एथनिक हैं, बंगाल हैं, नॉन बंगाल हैं। तो मुझे तो उस स्कूल का जो मॉडल है वो बड़ा मॉडल है। मर्तिया सैन शायद ना बनता। उस स्कूल की अगर उस स्कूल से वो ना होके गुजरा होता। उससे पहले वो जाता था उस स्कूल में, सेंट जॉर्ज में कहीं, तो वो बड़ा रिजिड सा था, ट्रेडिशनली जैसे स्कूल होते हैं, डिसिप्लिन और ये सारा। आप समझे हमारा एचिसन होगा शायद वो। तो वो वहाँ से जो है ना ये तंग आ चुके थे जब ये वहाँ पर गए। रविंद्रनाथ टैगोर के जो है वो उस वक्त वो फौत हो चुके थे टैगोर जब,
हाँ मेरा जब ख्याल ये है पहुंचे हैं तो उससे हाँ हाँ इनकी इंटरेक्शन रहा है उससे, नहीं, क्योंकि इनकी वालदा जो है वो उनके एक्ट्स में जो है वो प्ले भी करती रही इनके हैं। जो नाना है वो उधर प्रोफेसर भी उधर हैं, नाम भी उन्होंने रखा है नाम टैगोर। भी उन्होंने रखा हुआ है। अमर्त्य नाम जो है इसका मतलब है इमॉर्टल। और शांति निकेतन में की रेपुटेशन ये भी है कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने इंदिरा गांधी को भी उधर पढ़ने भेजा कुछ अरसा। तो वो जो स्कूल है वो बजाते खुद एक एक्सपीरियंस है जिसमें फ्री डिस्कोर्स को इनकरेज किया जाता है। मैं समझता हूँ इट्स टू गुड टू बी ट्रू कि ऐसा स्कूल होगा। हमारे यहाँ तो अभी तक हम ये डिस्कशन करते हैं कि हमें सिंगल नेशनल करिकुलम चाहिए या नहीं, हमें को एजुकेशन चाहिए या नहीं, हमें ये साइंस चाहिए या आर्ट्स चाहिए, हमें उर्दू चाहिए या अंग्रेज़ी चाहिए। मैं ये पढ़ा था कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही, सारी चीज़ें वो हर ज़ुबान पढ़े थे, अंग्रेज़ी भी पढ़े थे, संस्कृत भी पढ़े थे, साइंस भी पढ़े थे, पुरानी चीज़ें भी पढ़े थे। तो मेरा ये ख्याल है कि स्कूल एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे एक्चुअली तो सब कुछ पढ़ा जा रहा हो, रिलीजन भी पढ़ा जा रहा हो, क्योंकि वो भी लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो ये जो वो ग्रेड्स वाला सिस्टम ना होना जो है, देयर वाज सम फॉर्म ऑफ असेसमेंट बट नॉट ग्रेड्स। ठीक है, ओवरऑल होलिस्टिकली वो आपको असेस करते थे बट नॉट बेस्ड ऑन एग्जाम्स, नॉट बेस्ड कि आपने ओवरऑल पार्टिसिपेट कैसा किया है, आपने प्लेस कैसे किए हैं। सो दिस वाज देयर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हम कैसे इस स्कूल के अंदर एक नया ट्रेंड जो है वो दें। तो एनी हाउ जो उसका बचपन गुजरा इस किताब के अंदर बड़ा तफसील से उन्होंने शांति निकेतन की ट्रेडिशंस जो टैगोर ने खुद वहाँ सेट की, जो उनके बाद भी वो चलती रहीं। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग फॉर जो लोग एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको ये किताब का वो पार्ट ज़रूर पढ़ना चाहिए कि ये शांति निकेतन जो है वो कैसे उसने मर्त्य हसैन और भी उसने बड़े लोग मेंशन किए हैं जिन्होंने बाद में लिटरेचर में बड़ा नाम बनाया और भी लोग उन्होंने बनाया। टैगोर का देखें बड़ा काम है। अच्छा, इसमें टैगोर के बारे में कुछ डिस्कशन भी। ये अमर्त्य सेन ने आर्गुमेंट किया है कि टैगोर को एक्चुअली मिस इंटरप्रेट किया गया है, और वो किया है येट्स और एजरा पाउंड ने उनको एज ए सेल किया है मिस्टिक, एज ए रिलीजियस फिगर ऑफ द ईस्ट, एज ए काइंड ऑफ अ जोगी और योगी। और लेकिन एक्चुअली उसने ये कहा है कि वो एक ऐसी चीज़ है जो टैगोर के सर पे इन्फोर्स हो गई, उन्होंने उसको नोबेल प्राइज़ भी दे दिया, लेकिन जो उसका असल काम था वो बड़ा प्रोग्रेसिव नेचर का था, वो इस तरह का नहीं था। वो असल में वो वर्ल्ड वार के कॉन्टेक्स्ट की भी बात करते हैं कि उस वक्त यूरोप जिस किस्म की सिचुएशन से गुजर रहा था उसमें एक पीस का मैसेज जो है ना उन्होंने कहा कि ये ईस्ट से हमें आ रहा है। तो दैट वाज टैगोर्स जो है ना उस प्रोसेस में। यानी हम थोड़ा सा इस पे आगे बढ़ते हैं चूँकि उसी क्रोनोलॉजिकली हम आगे चलते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है उसमें, वो गांधी वर्सेस टैगोर। तो जब फेमन आता है वहाँ बांग्लादेश में, बंगाल में, तो 1940s में 42-43 में, तो जो गांधी हैं वो स्टेटमेंट देते हैं कि ये इसलिए आया है फेमन कि आप लोग ये जो ज़ात पात वाला सिस्टम बनाया हुआ है आप लोगों ने, तो ये उसके गुनाह के तौर पे फेमन आया। तो जिस पे टैगोर ने उसको बहुत जो है वो उसको क्रिटिक की, उस आइडिया को। उनकी बड़ी शुरू में तो बड़ी उनकी हीटेड डिबेट्स रही। एट सम स्टेज ये दोनों थोड़ा सा रिकनसाइल किया एक दूसरे को, कि वो भी गांधी असल में उस इशू को हाईलाइट करना चाह रहे थे कि जो आपने ये निज़ाम बनाया हुआ है ये ठीक नहीं है, और लोगों ने उसको ज़्यादा हवा दी, लेकिन वो दोनों शायद उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। हाँ, ओवरऑल इसमें जो जिक्र है वो सारा गांधी की पॉलिटिक्स का भी है। और वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली अगर जो टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट भी उसका। और जैसे वो लिखते हैं कि गांधी ने चरखा चलाने का कहा, तो ये अमर्त्य सेन ने खुद भी लिखा, और ये एक इंडियन कह सकता, पता नहीं हम अपने जो रिवर्ड फिगर्स हैं उनके बारे में कह सकते हैं नहीं। तो उसने कहा कि चरखा चलाना तो बड़ा बेकार सा काम था, लेकिन गांधी साहब ने इनको, गांधी जी जिनको ये कहते हैं, तो उन्होंने इनको चरखा चलाने पे लगा दिया, और उन्होंने कहा जी ये कोई अजीब सा काम था। तो ओवरऑल ही कंसीड्स दिस पॉइंट एंड ही सेड दैट टैगोर आल्सो एक्नॉलेज्ड इट कि ये बज़ाहिर सुपरफिशियल से काम है, लेकिन ये लोगों को रैली करने के लिए या मोबिलाइज़ करने के लिए तो किए जा सकते हैं, लेकिन अक्ली तौर पर इनका जवाज़ ढूंढना ज़रा मुश्किल है। तो ये भी डिबेट है। उसके अलावा इसमें ये बड़ी डिबेट है क्योंकि ये अमर्त्य सेन ओरिजिनली ढाका में पैदा हुआ, तो इसमें ये भी डिस्कशन होती है कि ढाका
अब पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बना और बांग्लादेश का हिस्सा कैसे, बांग्लादेश मैं उस पे आ रहा था, हाँ कैसे जो बना? मैं थोड़ा सा इस पे और ऐड करना चाहता हूँ आपको, एंड दिस इज़ समथिंग आउट ऑफ दिस बुक जो है, ये जो जितने भी जिनको आप वो नेहरूवियन ट्रेडिशन वाले हाँ। सेकुलर स्कॉलर जो इंडिया में हाँ और अच्छे लोग, मतलब या अमर्त्य सेन हो गया, काशिफ बासु हो गया, बाकी भी लोग जितने भी शशि थरूर हाँ, है। शशि थरूर है, ये उससे ये पहले सारे मुसलमानों के रोल को रिस्पेक्ट भी देते हैं, हाँ उनकी ट्रेडिशन को, डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज भी करते हैं। ये सारे के सारे लोग ये भी एक्नॉलेज करते हैं कि वायलेंस हो रहे थे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कम्यूनल वायलेंस जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे चल रहे थे, इनइक्वालिटीज़ थी। लेकिन ये भी और ये और जितने भी सेकुलर लोग हैं, जो तो हिंदुत्व वाले हैं उनकी तो हम बात नहीं कर रहे हैं, हम हाँ। सेकुलर ट्रेडिशन वाले, ये सारे आज भी आइडिया ऑफ पाकिस्तान जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब दे आर द वंस, ये नहीं करते। उनको हाँ। किसी हद तक ना वो उसको पासिंग रिमार्क्स देते देते ना उस आइडिया की क्रिटिक कर जाते हैं क्रिटिक कर कि ये जो है ना आइडिया ऑफ पाकिस्तान जो है ना ये ठीक नहीं था, ऐसे ही। ये इसने डाइवर्सिटी मुतासर की है इंडिया की, Pluralism। जो इंडिया की प्लूरलिज्म थी, कम्यूनल ज़्यादा डिवाइड्स हुई हैं। तो इसके बारे में आप कुछ बताएं, इसके अलावा भी और, मैं दिस वाज जस्ट माय क्वेश्चन कि ये हाँ। वो लोग हैं जो थोड़ा सा एनलाइटेंड है। एनलाइटेंड है, तो अच्छा मतलब सवाल हम ये है। नहीं कह रहे कि उस डिबेट में जाने की हाँ। बजाय, बट अब हो गया हुआ है ना जो होना था। हाँ ये जो लोग सुनेंगे और जो बैठे भी हैं वो सारे, हमारा एक और चैलेंज है कि हम अदर साइड ऑफ पिक्चर तो खैर कभी लेते ही नहीं ना, वही मसला मुतालिया पाकिस्तान का है। हालांकि हमारा केस जो है अब तो स्ट्रांग होता जा रहा है, यानी इंडिया में बीजेपी का आना तो पाकिस्तान के केस है ना, पेस है, बिल्कुल मतलब सही। बीजेपी जो कर रही है यही टू नेशन थ्योरी की एविडेंस है। लेकिन जब हम दूसरी साइड ये उसको भी क्रिटिक करते ये हैं, उसको तो ठीक है, मर्त्या सेन भी लेकिन अगर हम उस नेहरूवियन का करें तो बेसिकली मैं जैसे आपसे डिस्कस भी कर रहा था, मेरा ये हुआ ये कि जब बरतानिया में अंग्रेज़ आए तो उसके बाद जो हिंदू इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने एक पूरा प्रोजेक्ट किया जिसका एक्चुअली नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें राजा राम मोहन राय थे सबसे पहले और बाकी लोग थे, और उस प्रोजेक्ट के जो पॉलिटिकल एयर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने किताब भी लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो उन्होंने इंडिया का एक कॉन्सेप्ट दिया इनको, जो एक होलिस्टिक प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन एक यूनाइटेड कॉन्सेप्ट। सो उनके जहन में ये था, और उन्होंने अपने आप को रिकंसाइल किया कि आखिर 700-800 साल मुसलमानों ने इन पे हुकूमत की हम पे। असल में इंडिया जो है, मुझे ये जुमला पसंद है क्योंकि ये इंडियन ऑथर के बारे में है, कि इंडिया का जो सारा मसला है वो है, जुमला मुझे पसंद है, पता नहीं सही है या गलत है, कि वो अपनी हिस्ट्री के साथ एक लड़ाई में है। बिकॉज वो अपनी हिस्ट्री के साथ ना मैनेज नहीं हो रहा है कि इस 1000 साल इधर मुस्लिम रूल रहा, उसको कैसे हम एक्सप्लेन करें। तो उसको जो बीजेपी वाले एक्सप्लेन करते हैं वो तो करते हैं एज ए कि ये यूसर्पर थे। जो नेहरूवियन थे वो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो मुसलमानों का रूल था ना, ये एक्चुअली मुसलमानों का रूल नहीं था, ये हम सब का रूल था। ये बड़ा प्लूरलिस्टिक रिजीम हाँ, था, मतलब तो ये इसने भी मुगल एम्पायर को बड़ा अप्रिशिएट किया हुआ है। वो यही कहते हैं, जाहिर है फिर उनका फेवरेट अकबर होता है, अकबर, लेकिन जहांगीर भी होता है, शाहजहां भी, वो फिर आलमगीर को भी एम्ब्रेस करते हैं। वो कहते हैं नहीं वो भी ठीक था। तो असल जो इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल है उसका चैलेंज ये है कि अपने आप को कैसे रिकंसाइल करे कि हम हैं तो अजीम, यानी हम अजीम हैं, लेकिन 1000 साल हमारी अजमत उसका उन्होंने एक तरीका ढूंढा हुआ है। हाँ। वो बिफोर क्राइस्ट चले जाते हैं। नहीं वो तो चले गए, लेकिन वो हमेशा हर एक कोई जो भी इंडियन स्कॉलर जब वाला लिखता है तो अपनी ट्रेडिशन को वहाँ से, हाँ, लेकिन बीच वाले 1000 साल को ना करना है कहीं ना कहीं इम्बेड। तो वो तो उन्होंने कहा कि हमारी जो अरिथमेटिक है, वो कहते हैं कि अरिथमेटिक जो है उसके बानी हम हैं, यानी अलजबरा के बानी अरब्स हैं, अरिथमेटिक के बानी हम हैं, नंबर थ्योरी के बानी हम हैं, बाकी चीज़ एस्ट्रोनॉमी और भी बाकी। तो ये जो नेहरूवियन इंटेलेक्चुअल है ना, वो होलनेस ऑफ इंडिया का बड़ा सपोर्टर है, और वो साथ साथ ये कहता है कि हुक्मरान कोई भी हो, जो हम हैं वो हम, यानी इंडियंस जो हिंदू हैं हम तो इधर मौजूद हैं और हमारा बड़ा रोल है, और बाकी लोगों का भी रोल है। अब ये आइडिया, जो इस आइडिया में जो होलनेस और यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया है ना, वो उनका सेंट्रल कंस्ट्रक्ट है। तो इन्होंने बात जिधर भी करनी हो वो घूम फिर के फिर कहते हैं नहीं वो कम्युनल वायलेंस जो थी वो अंग्रेज़ों ने शुरू की थी। अब मैंने जैसे आपसे जिक्र किया था
कि सारी, इन्होंने भी बड़ा डिस्कस किया कि जो सारा, हम इंडो पाक हिस्ट्री में ज़्यादा ना चले जाएं, जो सारा एक्चुअली मसला पहला खड़ा हुआ वो बंगाल की तकसीम। अब बंगाल की तकसीम के ये सारे इंटेलेक्चुअल ख़िलाफ़ हैं, ये सारी दुनिया तकसीम हो रही है, इसमें ऐसा क्या हो गया कि वो तकसीम हो गया। इन्होंने फिर उसको एनल करवाया उस तकसीम को, फिर उसके नतीजे में मुसलमानों ने फिर अपने आप को असर्ट किया। तो इन अ वे मेरा ये ख्याल है कि ये इमोशनल है इस मामले में ज़्यादा, और ये एक ख़ास हद के बाद ना अपने आप को एक्सटेंड नहीं करते कि जो मुल्क होते हैं वो उनके अंदर चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। यूरोप में बदलती रहती हैं। आप यूरोप में जाएं तो उधर ऐसे ऐसे शहर हैं, वो 6-6 7-7 मुल्कों में कभी किस में होता है, कभी किस में होता है। ये जर्मनी है, बवेरिया है, ऑस्ट्रिया है, तो ये इनका एक मसला है, इनका हैंडीकैप है। एक देखिए, एक तो शांति निकेतन का रोल हमने अमर्त्य सेन, मेकिंग ऑफ अमर्त्य सेन में उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसकी अपनी फैमिली का रोल है। एक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन चल रही थी उसकी फैमिली में, और दो किस्म की ट्रेडिशन चल रही थी उसकी फैमिली में। एक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन चल रही थी और एक चल रही थी रेजिस्टेंस की। तो उन्हीं की फैमिली में बहुत सारे लोग जो है वो मार्क्सिस्ट भी थे, और उसके चचा जो है वो बड़ा लंबा अरसा जेल में थे, वो फौत भी शायद वहीं पर हुए। तो ये भी एक बड़ी डाइकाटमी थी कि एक ही फैमिली में चाचे मामे सारे जो आप इशू रेज़ कर रहे थे कि कैसे मुख्तलिफ साइड पे को इवॉल्व कर रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसे ब्लड रिलेशंस हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन जो है वो बड़ी बड़ी डिफरेंट है। ऐसे सो वो रेजिस्टेंस के ऊपर बिलीव करते हैं, ये जो है इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन पे बिलीव करते हैं। लेकिन इस शांति निकेतन के साथ साथ जो मुझे अच्छा लगा, चूँकि मैं शहरों पे काम करता हूँ, तो मुझे जो अच्छा लगा वो ढाका और कलकत्ता का इंटेलेक्चुअल कल्चर था उस वक्त। वहाँ लोग बैठते कैसे थे, वहाँ गॉसिप्स क्या होती थी, वहाँ कलकत्ता की कॉफ़ी शॉप्स पे वो मार्क्स के आइडियाज़ पे डिबेट होती थी। नहीं, वो जिसको कहते हैं ना वो हैबरमास का पब्लिक स्फेयर। हाँ, तो वो पब्लिक स्फेयर वाज थ्राइविंग, वाज यू नो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग जो है ना, वो कैसे क्या अगर हम उस वक़्त के शहरों को आज के अपने पाकिस्तान के शहरों से मुवाजना करें तो क्या ऐसी डिबेट्स, ऐसी गलियाँ, ऐसी कॉफ़ी शॉप्स हमारे यहाँ क्या मौजूद हैं? वैसे मेरा ख्याल है कि ऐसे अमर्त्य सेन बनाने हमारा इंटेलेक्चुअल कल को किताब लिखेगा तो कहेगा कि मैं सुबह उठा तो मैंने हलवा पूड़ी खाई, हाँ, मैं दोपहर को उठा तो मैंने चिकन कढ़ाई खाई, हाँ, मैं रात को फिर मैंने कॉफ़ी पी, और 700 रुपये का कप था बजायका से। तो हमारा इंटेलेक्चुअल जो है उसका ये मैं कह रहा हूँ कि ये दिस इज़ व्हाट एक्चुअली, अगर मैं जब देखता हूँ ना पाकिस्तान के मतलब अमर्त्य सेन हो गया, इकोनॉमिस्ट की एक लंबी लाइन है जो इंडिया से मर्ज हुए और हर फील्ड में जिन्होंने बड़ा ग्लोबल आउटरीच भी, मैथमेटिशियंस भी हुए, साइंटिस्ट भी हुए। लेकिन जब मैं पाकिस्तानी देखता हूँ तो यस, देयर आर मैनी पाकिस्तानी हु हैव मेड देयर नेम, लेकिन इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में बड़ी फिगर्स नहीं है। उस बड़ी फिगर्स का ना होने में ये जो आइडियाज़ की ट्रांसफ्यूजन है, ये कल्चर है, ये डिबेट्स का, डायलॉग का जो उस वक़्त, अच्छा फिर ये भी कहता है वो स्कूल जो है, कॉलेज जो है, वो कहता है मार्क्स नाम की कोई चीज़ कॉलेज की इकोनॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे आज के भी इकोनॉमिक्स में जो मैंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है यहाँ मास्टर में, उसमें भी मेरा नहीं ख्याल को मार्क्स का जिक्र आया होगा। मतलब हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पढ़ाया ही नहीं जाता, लेबर थेरी ऑफ वैल्यू को उतना डिस्कस नहीं किया जाता। तो ये ट्रेडिशन तो इकोनॉमिक्स स्कूल में आज भी उसी तरह चल रही है। पॉइंट स्ट्राइक करता है ना, वो एक्चुअली पॉइंट है। मुझे तो ये लगता है आप तो उसको इससे करते हैं ना कि हमारा जो अर्बन कल्चर है वो कैसे इवॉल्व हुआ। हाँ, मेरा जो दूसरा एज ए लर्निंग में मुझे जो चीज़ स्ट्राइक करती है डिफरेंस, वो ये है कि हमारे यहाँ ना कैरियरिस्ट बहुत है। हाँ, ये जो अंग्रेज़ ने हमारे इलाके को, मुझे मेरी समझ के मतलब अंग्रेज़ ने ना हमारे इलाके को ना नौकरी पे लगा दिया। तो हमारे हर बंदा नौकरी करता है, मतलब सियासतदान भी नौकरी करता है, कारोबार में है ना इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस में। नौकरी इन अ सेंस, इट्स नॉट अ नौकरी इन अ सेंस तनख्वाहदार, लेकिन सही है, कैरियरिस्ट। ठीक है, कैरियरिस्ट मतलब पॉलिटिशियन भी कैरियरिस्ट है। वो चाहता है कि मैं मेरा ये करियर है, मेरे बेटे का भी ये करियर बने। जो वकील है वो चाहता है मेरा बेटा वकील बने। वो जो प्रोफेसर है वो उसके लिए ये करियर है। अब यहाँ पे ना ये सारे इंटेलेक्चुअल है ना, बहुत सारे, एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ है, एक पढ़ है कोई और मजमून पढ़ें, वो सारे ड्राइव होते हैं किसी चीज़ से। उनके अंदर एक ड्राइव है कि यार ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट, मैं इसमें ये जब पढ़ रहा था तो मैं कह रहा था उसने ये नहीं किया कि मैं बचपन में ये कहता था कि मैं ये बनना चाहता हूँ, या मेरे अब्बा कहते थे तुम ये बनोगे, मतलब काइंड ऑफ डिबेट्स यूजुअली। वो जब अपनी बात करता है तो वो कहता है कि ये किताब पढ़ी मैंने, ये आइडिया मैंने पढ़ा, इसने मुझे अपील किया,
जब वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स और सोशल चॉइस थ्योरी की बात करता है तो उसने केन थैरो का जो है वो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम पढ़ा 1950s में मेरे ख्याल में। केन थैरो ने वो 52 में वो लिख दिया था और उसने उसको अपील किया कि देयर इज़ अ पोटेंशियल ऑफ रिवाइवल ऑफ दिस वेलफेयर इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन एरोज वर्क। उससे पहले जाए ना, उससे पहले वो मैथ पढ़ा है और संस्कृत पढ़ा, तो उसको दोनों चीज़ें अपील कर रही है। बिल्कुल सही है। फिर वो सोचता है कि मैं मैथ और फिजिक्स पढ़ूँ, फिर वो फिजिक्स पढ़ता है थोड़ी सी, फिर वो कहते हैं मैंने मैथ पढ़ना है और फिर मैंने इकोनॉमिक्स पढ़नी है और मैंने संस्कृत पढ़नी है। अब वो 3 चला रहे हैं और वो अपनी लाइफ को इसमें देखता है। तो मैंने एक बहुत बड़े स्कॉलर पाकिस्तानी से कहा कि आप अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं, तो मैं अपनी लाइफ को ये देखता हूँ कि मेरा घर बन जाए। अनफॉर्चुनेट सी बात है ना, मैं ये देखता हूँ मेरे बच्चे आगे चले जाएं और प्रोफेसर हूँ मैं, अभी डीन बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, और जो हम हैं जो बाबू, हमारा तो काम ही सीधा ना अगले ग्रेड पे जाना। हम तो उस रैबिट होल में हैं, तो नीचे वाले होल से ऊपर वाले होल में जाना हमारी ज़िंदगी का मकसद है। वो अपना मकसद ढूंढ रहा है कि मुझे ना सोशल चॉइस जो है ना उसकी समझ लग जाए। वो कहता है कि मैंने इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम जो है ना मैंने पढ़ा तो मैं कई दिन झूमता रहा। जैसे आप झूमते नहीं हैं, किसी डेट के बाद झूमते हैं या वैसे झूमते हैं, वो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम पढ़ के झूम रहे हैं। बिल्कुल सही। और इस लेवल की जो नॉलेज के साथ एंगेजमेंट है और उसका जो फैक्ट है वो आपको मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा। और वो देखिए वो कैम्ब्रिज जाता है, कैम्ब्रिज में इकोनॉमिक्स पढ़ता है, लेकिन जो उसका आइडिया ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स है वो सारी फैकल्टी उसको स्वाय एक वो जो प्रोफेसर है पियर मेरे सराफा, वो पियर सराफा के अलावा कोई उसके आइडिया को वैल्यू नहीं करता और वो रेजिस्ट करता है, वो आर्ग्यू करता है उनके साथ, कहता है कि भाई ये मैंने काम करना है, ये मैंने पढ़ना है, लेकिन वो सारे उसके आइडिया को लेते नहीं हैं। बट दिस इज़ हिज स्ट्रगल फॉर दैट आइडिया कि कैसे जो है वो हमने इस आइडिया को आगे लेके चलना है। तो दैट्स फैसिनेटिंग इन अ वे कि किसी भी स्कॉलर के बारे में, या हम जब अपनी ज़िंदगियां बचपन में नौजवानी में जब देखते हैं तो हम किसी ना किसी पोजीशन को सामने देख के कैरियर बनाते हैं, हम किसी आइडिया को देख के नहीं कैरियर बनाते कि हमने इस आइडिया को परसू करना है। अच्छा, उस आइडिया को करें, कैरियर खुद बन जाता है। मतलब जब उसने सोशल चॉइस डिटर्मिनेशन पे काम किया, जब उसने वेलफेयर के आइडियाज़ पे काम किया, तो पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ ने उसे लेक्चर के लिए बुलाया, कैरियर बन गया उसका। उसको MIT ने कहा आप इधर पढ़ाओ, कैम्ब्रिज ने कहा इधर पढ़ाओ, उसको स्टैनफोर्ड ने पढ़ने के लिए बुलाया, बाद में हार्वर्ड ने बुलाया, दुनिया की हर बड़ी यूनिवर्सिटी। उसके अलावा फिर इंटेलेक्चुअल नेटवर्क कैसे बना। अब यहाँ पे कुछ जिक्र है, इस पर कंक्लूड करेंगे मार्क्सिज्म का। तो मार्क्सिज्म को सैन जो है वो अप्रिशिएट करता है उसके बहुत सारे पार्ट्स, और वो कहता है कि मार्क्सिज्म एज ए सिस्टम तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसके बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। उसके वो पार्ट जिनका ताल्लुक इस चीज़ से है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे होगी, इस चीज़ से है कि एंटाइटलमेंट कैसे होगी, और वो फैमिन्स को स्टडी करता है कि फैमिन क्या थी। उसने कहा जी कि सप्लाई उसी तरह थी, लेकिन डिमांड में कंपटीशन आ गया, वॉर की वजह से डिमांड उसकी तरफ शिफ्ट हो गई, लोगों की तनख्वाहें कम हो गई, प्राइस ज़्यादा हो गई, लोग भूखे मर गए। तो उसने जो कॉन्सेप्ट दिया जो आज तक हमें समझ नहीं आता कि वो फेमिन का और फूड सिक्योरिटी का, वो एंटाइटलमेंट का कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ फूड की सप्लाई होना काफ़ी नहीं है, लोगों के पास लोगों की परचेजिंग कैपेबिलिटी होना कि वो उस फूड को खरीद सकें। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और उस आइडिया ऑफ जस्टिस में तो फिर आगे बात जाती है ना, वो ये है कि ना सिर्फ उनके पास पेइंग कैपेसिटी हो, उनकी फिर वॉइस हो। हाँ, उनकी वॉइस मैटर करती है। फिर मैं नेटवर्क पे बात कर रहा था। अब नेटवर्क में जो सराफा है ना, वो जो मार्क्सिस्ट सबसे बड़ा थिंकर है 20th सेंचुरी का, ग्रामशी, वो ग्रामशी जेल में डेथ हो गई, उसकी डायरी सराफा लिखा है। और वो दूसरे बहुत बड़े फिलोसफर विटगेनस्टाइन के साथ भी है। अब विटगेनस्टाइन है, सराफा है, ग्रामशी है, और साथ एक और इकोनॉमिस्ट है कॉब, जो मेरा ख्याल है कॉब डगलस वाला, वही ठीक है। तो वो सारे लोगों के साथ ही इज़ समवन हु इज़, जैसे नहीं कहते कि आप एक बारिश में नहा रहे हो, कोई इधर से कोई इधर से। जब MIT जाता है उस वक्त पॉल सैमुअल्सन उधर पढ़ा रहा होता है, वहाँ पर जो है वो केन थैरो शायद उधर नहीं था, केन थैरो इंडियाना यूनिवर्सिटी में था, किधर था, शायद केन थैरो नहीं था, पॉल सैमुअल्सन उधर पढ़ा रहा होता है। सोलो के साथ इसकी बड़ी लंबी कॉन्वर्सेशंस होती हैं रॉबर्ट के साथ, और बहुत सारी लर्निंग उसकी जो होती है वो रॉबर्ट सोलो से होती है। पॉल सैमुअल्सन इसके आइडिया से एग्री नहीं करता, लेकिन स्टिल
एक क्लास पाल से मलसन उसे कहता है कि तुम मेरी क्लास तुम पढ़ाओ। तो दैट वाज उस लेक्चर को जब वो पढ़ाता है तो उसे लगता है कि नहीं, आई नीड टू इम्प्रूव माई आइडियाज़। अच्छा, एक तो चीज़ सिर्फ मैं बंद करके इसको जो हमने इसमें टच नहीं की, वो अमर्त्य सेन जो है वो बहुत जिक्र करता है जो उसका पाकिस्तानी स्कॉलर्स के साथ इंटरेक्शन रहा। और वो जब कैम्ब्रिज में पढ़ रहा था तो उसमें वो 3 नाम बड़े नाम लेता है। उसमें सबसे बड़ा नाम महबूबुल हक है जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, और वो उनके साथ उसकी बड़ी दोस्ती हो गई। और दूसरा एक हमारे इधर प्लानिंग कमीशन में काम करते थे, अभी ज़्यादा बाहर होते हैं, कभी कभी अभी भी आते रहते हैं। सो प्लानिंग कमीशन का जब भी 5 ईयर प्लान बनता है ना, तो पिछले 10 सालों में पिछले 10 12 13 प्लान जब भी बनता है प्लानिंग कमीशन उन्हें ही बुलाता है। वो फर्मा उन्होंने ही रखा हुआ है। तो वो एक अगले 5 ईयर प्लान, जब भी ये विजन डॉक्यूमेंट बनते हैं ना, जितने पिछले बने हुए हैं, तो खालिद इकराम साहब आते हैं। तो ही मैंशन खालिद इकराम साहब जो है ना इसमें, तो खालिद इकराम का उसने जिक्र किया, महबूबुल हक का जिक्र किया, जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट स्टार्ट की, और उनके काम को वो बहुत उसने जेनरसली अप्रिशिएट किया हुआ है कि उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये बड़े आदमी की भी निशानी होती है ना कि औरों के काम को भी, कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ दुनिया में वेलफेयर का काम करने के लिए। तो फिर वो कहते हैं कि जब वो वापस इंडिया सेटल होना चाह रहे थे तो उन्होंने सोचा कि पता नहीं आगे क्या हालात होंगे। तो 1963 में उन्होंने इंडिया आना था, तो वो वाया लाहौर आए। तो लाहौर आए, लाहौर आके उन्होंने मंजूर कादर की बेटी है जिसकी शादी खालिद इकराम से हुई हुई है, तो और आरिफ इफ्तिखार से मिलते हैं, मंजूर कादर जो मिनिस्टर थे। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं कराची गया महबूबुल हक से मिलने। तो कराची, और वो जो हदीजा हैं उनकी वाइफ, उनका भी जिक्र करते हैं, उनसे भी दोस्ती है। और बड़े अच्छे अल्फाज में लाहौर का उन्होंने बड़ा अच्छे तज़किरा किया हुआ है, लाहौर की उन्होंने बड़ा ग्लैमराइज़ किया है लाहौर को, द काइंड ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग। तो उसके बाद ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स आ जाते हैं। तो वैसे किताब वहाँ एब्रप्ट एंडिंग हो जाती है, एब्रप्टली एंड हुई है आके कि वो वापस आ गए और उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, बस बात ख़त्म हो गई। लेकिन असल में जो काम है इनका, वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में जो काम किया है, इंडिया की जो इकनॉमिक्स के जो इकोनॉमिस्ट बने हैं वो सारे बुनियाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स। मैं अक्सर कहता हूँ कि आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स की कभी जिनको शौक़ हो, कभी उसकी वेबसाइट पे जाइएगा, तो आप कभी क्वालिटी ऑफ रिसर्च पेपर उठा के देखें दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के, आपको वो अमेरिकन इकनॉमिक रिव्यू टाइप के पेपर नज़र आएंगे। हमने भी तो लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बनाया था उसे। तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो कंट्रीब्यूशन है, वहाँ से काशिक बैसू पैदा होता है। वहाँ फिर बड़ी डिबेट्स भी इनकी चलती हैं, जो बगवाती वर्सेस अमर्त्य सेन डिबेट है। बगवाती इनइक्वालिटीज़ को हाईलाइट करते हैं, ये अमर्त्य सेन बगवाती जो है वो प्रो ग्रोथ इकोनॉमिस्ट है। लेकिन ये भी दुनिया की बड़ी डिबेट्स जो है वो दोनों इंडिया के अंदर उस दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हो रही हैं। तो दैट वाज द इंटेलेक्चुअल सीट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं एंड करूंगा कि जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला सैन को, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी कौन सी चीज़ है जो एज ए यादगार देना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी साइकिल जो 60 साल उसने साइकिल चलाई है, तो उसने कहा कि साइकिल मेरी पसंदीदा चीज़ है। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी ह्यूमनाइजिंग थिंग। वी विल कंक्लूड। साइकिल पे उन्होंने रिसर्च देहातों में जा के वो की थी फेमाइन पे, और फेमाइन पे उनका हमने एक काम जो बीच में हमने डिस्कस नहीं किया, जो बहुत बड़ा काम उन्होंने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में किया, वो जेंडर इनइक्वालिटीज़ को हाईलाइट किया। तो उन्होंने कहा ये जब फेमेंस और ये जब भूख और ये जो सारे मसले मसाइल होते हैं तो विमेन आर डिसप्रपोर्शनेटली इफेक्टेड। तो उन्होंने वो सारी रिसर्च एविडेंस बेस्ड करके उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया। तो विद दैट हम ज़रा थोड़ा आप लोगों से एंगेज करना चाहेंगे। हम इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की बात करते हैं कि वहाँ पे हो सके और यहाँ पे नहीं हो सके। हो सकती नहीं, मतलब कोई नहीं, मतलब वहाँ पे वो एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट किया गया ना। हाँ। तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग, मतलब आइडियली तो हम बात कर सकते हैं कि होना चाहिए। व्हाट शुड बी द फर्स्ट 3 स्टेप्स टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, टू कल्टिवेट दैट इंटेलेक्चुअल माइंडसेट इन आप बता सकते हैं। हाँ जी, एक तो ये है कि हमारा अगर हम देखें ना, तो हमारा एक एंटी इंटेलेक्चुअल बायस नज़र आता है, और हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल होना एक डिसएडवांटेज। हमारे यहाँ सारा दिन मजाक किया जाता है लोगों को कि आप इंटेलेक्चुअल हैं, ये आप बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं। वो दुनिया की बहुत सारी सोसाइटीज़ में ऐसे रहा है, फ़िलासफ़र्स को मजाक किए जाते हैं। सारा यूरोप डार्क एजेस में ऐसे ही था। तो एक तो ये था कि अब वो मुल्क अपने फेजेस से गुजरते हैं। जैसे इंडिया पे भी ज्यूरी इज़ ओपन। अभी कल मैं बयान पढ़ा था, मेरी बड़ी फ़ाइट है, मैं तो सबको साफ कहता हूँ इसके ज़रिए भी, कि मेरी बड़ी फ़ाइट है फॉर इंग्लिश।
मैं ये कहता हूँ कि हमें सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़नी चाहिए। और मैं थोड़ी सी इस पे अपने सपोर्ट में सर सैयद अहमद ख़ान को लाता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि हमारा कल्चर नहीं चेंज होगा, हमें तो वही कल्चर है जो हमारा है, लेकिन हमारी लैंग्वेज जो है अगर हमें आगे ले जा सकती है ना तो वो इंग्लिश है। तो 2-3 चीज़ें जो इनको बहुत आगे ले गई, एक तो वो ये था कि समहाउ इनका बंगाल में ख़ुसूसन बंगाली बाबू का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उनका एक पढ़ा लिखा है वाला बंदा जो है। और एक तो वो कल्चर है, दूसरा ये है कि लैंग्वेजेस हैं, अंग्रेज़ी जो है वो एक बहुत बड़ा करियर बन गया। और तीसरा ये कि जब लोगों को इससे रिवॉर्ड मिलना शुरू हो गया कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ पढ़ेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। मुझे एक दिन ना कराची एयरपोर्ट पे इशरत साहब आए, तो वो किसी को रिसीव करने आए, एक इंडियन प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन को। उन्होंने मुझे बताया कि हैदराबाद दक्कन में जो सारा मैथ है ना वो एक बंदे की वजह से, वो हैदराबाद दक्कन से। और उन्होंने कहा जी उन्होंने इतनी ज़्यादा मूवमेंट चलाई और वो उसकी तरह से चलाई, तो फिर आपको वो मिल जाते हैं पायनियर। तो 3-4 चीज़ें हैं, सोसाइटी का बेंट ऑफ माइंड, उस जगह पे माहौल, और फिर कोई लीडर मिले या ऐसा पायनियर मिले जो इस मसलन अमेरिका में वो कार्नेगी था जो रॉबर बैरन था, मतलब जिसने सारे पैसे लोगों की एक्सप्लॉयटेशन से कमाए, वो जाते जाते लाइब्रेरीज बना गए। रॉकफेलर ने और इन्होंने उससे वो रिसर्च करवाई नेपोलियन हिल से, जो दुनिया की सबसे बड़ी आजकल सेल्फ हेल्प की किताब अभी तक है। वो जो हमारा डॉक्सियाडस है, वो जो पाकिस्तान आया था, वो रॉकफेलर फाउंडेशन के पैसों से आया था। ये उसका तो इस्लामाबाद का प्लान भी रॉकफेलर फाउंडेशन से अगर कोई चीज़ नहीं हो रही तो मुल्क की जो एलीट होती है जिम्मेदारी तो उसी की है। और फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे वो हैं लम्स है, वो एलीट ने फैसला किया कि उन्होंने लम्स बनाना है, तो कुछ ना कुछ काम तो चला, हम कह सकते हैं अच्छा भी हमारे पास है। उससे पहले IBA अमरीकियों ने बनवाया, तो कुछ ना कुछ कराची की एलीट ने IBA को सपोर्ट किया। तो अगर वो इसको सपोर्ट करेंगे तो फिर ही इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन चलेगी। ये बहुत बड़ा डायलॉग है, मतलब उसको मैं ये कहूँगा कि 2 या 3 स्टेप्स में बताना मुश्किल होगा कि क्या किया जाए। मैंने एक दफ़ा एक आर्टिकल लिखा था एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, उसका टाइटल भी यही था, आर इंटेलेक्चुअल क्राइसिस। तो उस पर भी मैंने यही बात की कि आप कोई भी, अभी भी हम बुक्स जब डिस्कस करते हैं तो मैं अक्सर जो भी कोई अच्छी किताब हम देखते हैं वो पाकिस्तान में नहीं मिलती। तो वो आर्टिकल मैंने स्टार्ट भी इससे किया कि आप उधर एंटर हूँ बुक शॉप पे, तो वहाँ पर अफ़गान जिहाद, वहाँ पे पाकिस्तान, अ फेल्ड स्टेट, गवर्निंग, अनगवर्नेबल, सब जो इस तरह की किताबें हैं वो सब मिल जाएंगी। लेकिन आप अच्छी साइंस की कोई किताब पढ़ना चाहें, किसी की अच्छी बायोग्राफ़ी पढ़ना चाहें, डिमांड ही नहीं है ना। तो डिमांड इन चीज़ों की गॉसिप की है। तो आई डोंट नो कि क्या वो 3 स्टेप्स होंगे, लेकिन जनरली जो है स्पीकिंग जो है वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का कल्चर तो बहुत चेंज होने वाला है, तो जो कि आई थिंक बहुत बड़ी रुकावट है इस इंटेलेक्चुअल क्राइसिस के अंदर जो है। इसमें थोड़ा सा हिस्टोरिकली आई थिंक बंगाल की अपनी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, और जिसके नतीजे में अमर्त्य सेन इज वन प्रोडक्ट लाइक लिसिटी बंगाल मतलब, और मुझे लगता है हम उसको बिल्कुल मिसरीड किया हमने एज ए नेशन कि हमने लैंग्वेज पे जो बड़ा इसको लाइट ले लिया कि भाई उनको कहें बंगाली आप छोड़ दें, मतलब दिस इज सच अ बिग, ये मेंशन किया है इन्होंने किया है कि बंगाल की बेंगाली ज़ुबान से जो है वो बहुत ज़्यादा कमिटमेंट थी, और पाकिस्तान में जो बांग्लादेश बनने का जो सफ़र है वो असल में बंगाली ज़ुबान की वजह से स्टार्ट हुआ। दैट्स हिज इंटरप्रिटेशन। और उसका लिटरेचर का उन्होंने जिक्र भी किया कि बंगाली इज़ अ वेरी रिच लिटरेचर एंड इट्स रियली ओल्ड लैंग्वेज। और दूसरा जो अंग्रेज़ी वाला पॉइंट, आई थिंक दैट इज़ आल्सो रेलेवेंट, अंग्रेज़ आए वहाँ पहले, सो द इंटरैक्शन में आए, कलकत्ता ईस्ट इंडिया का हेडक्वार्टर, सो इवन फोर्ट विलियम कॉलेज उर्दू भी वहीं से है। तो जो लोगों का 1805 से, हाँ देखिए ना, पंजाब ही हमारे यहाँ तो 1847 में पहुंचे थे, मतलब रंजीत सिंह जब था, तो यहाँ हमारे जो इंटेलेक्चुअल क्लास भी इसीलिए वो रेजिस्टेंस से पैदा होती है ना, इंटरेक्शन ऑफ आइडियाज। चाहे लोगों ने अच्छा जितने भी फ्रीडम फाइटर कहें या फ्रीडम मूवमेंट में लोग, वो भी वहीं से निकले, हाँ, मतलब एक्सेप्शंस ऑफ लाइक इकबाल जिनाब ऑन दिस साइड, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल वैसे तो वहीं से निकले। तो वो लैंग्वेज का एडवांटेज भी नहीं हुआ कि उस लैंग्वेज को सीख के उन्होंने उसी के ऊपर मुकदमा भी अपना किया, और फिर ट्रांजिशन भी हो गई ना। हाँ, और एक और चीज़ थी, मुझे तो वैसे इसमें पहली दफ़ा पता चला, और मेरा ये ख्याल है शायद आप उसको, हमारे यहाँ ना किसी चीज़ को रिजेक्ट करना और एक्सेप्ट करना एज ए होल होता है। तो ही इज़ अ ग्रेट फैन ऑफ हिंदू टेक्स्ट्स ना,
तो महाभारत और सब सेकुलर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं अच्छा, इंडिया के, और उसमें मुझे पता चला, बाद में मैं गूगल करके उसको पढ़ता रहा कि उस हिंदू ट्रेडिशन में एक पूरी ट्रेडिशन है जिसका नाम है लोकयता। तो लोकयता जो है इज़ ट्रांसलेटेड एज मटीरियलिज्म, और उसके भी बड़े सारे फॉलोअर हैं। तो वहाँ पे उसको कहते हैं मटीरियलिस्टिक फ़िलॉसफी। तो ही इज़ अ फ़ैन। मसलन उसने कहा कि क्या नाम है, किसको कोट किया, टैगोर को कोट किया, और उसने कहा कि किसी ने जब ये कहा नहीं, उसको कैंसर का उनको हो गया, तो उसमें किसी ने उनको कहा कि इस पे ना कोई चीज़ लगा लो या कुछ पढ़ लो वगैरह। तो उसने कहा कि लोकयता कहती है कि मटीरियल कॉन्सिक्वेंसेस हैव मटीरियल कॉजेस। अब ये हिंदू टेक्स्ट है उनका उस पार्ट में। तो वो एक पूरी ट्रेडिशन है जिसमें उसको ड्रॉ, लेकिन वो ट्रेडिशन तो ऐसी चीज़ होती है ना जिसको जिधर मर्जी ड्रॉ कर लें। जैसे अब मैं आपको कल बता रहा था, मैंने बयान पढ़ा अमित शाह का या उनके वाइस प्रेसिडेंट का इंडिया के, तो उसने कहा कि हमें अंग्रेज़ी की कोई ज़रूरत नहीं, इसको बंद कर देना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप जिस तरह मर्जी ले, ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। लेकिन इसकी जो बाकी लोग भी पढ़ना चाहें, चूँकि हमारा एक मकसद ये भी होता है कि उस आथर को इंट्रोड्यूस करवाएं, तो इनकी डेवलपमेंट एज फ्रीडम जो किताब है, इसमें आइडिया ऑफ जस्टिस जो है, और ये वो बुक्स हैं थोड़ा सा इनको पढ़ते हुए ना ज़रा एज़ कम्पेयर टू बाकी लोगों से ज़रा मुश्किल पेश आती है। उस इवन सोशल चॉइस डिटर्मिनेशन, सोशल चॉइस थेरी जो है वो बोलने में बड़ी आसान लगती है, लेकिन जब उसकी एक्सप्लेनेशन और उसके एग्जीम्स पे जाते हैं तो खासा आपको जो है टाइम लगाना पड़ता है। सो उसकी पार्ट ऑफ द रीज़न इज़ कि ये वो सारे लोग हैं, इवन केन थैरो भी और अमर्त्य सेन भी, जो इकोनॉमिक्स में आए बड़ी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स थे। सो दैट हेल्प देम टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक आइडियाज़ एंड फैक्टर्स थ्रू मैथमेटिकल एक्सियम्स जो है। तो उसकी वजह से इनका जो काम है वो उसको साउंड भी हुआ, उस काम की जो है वो एनालिटिकल फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग हुई। तो आई वुड अर्ज कि आप इनका काम बाकी भी पढ़ें, लेकिन ये किताब पढ़ते हुए आपको बहुत रेफरेंसेस मिल जाएंगे। और इस किताब के अंदर चूंकि उन्होंने इन सारे आइडियाज़ को ज़रा बड़े आसान अल्फाज में बताया, फाउंडेशन को बताया, लेकिन असल जो है वो और ये जो सेन है ना, ये रेलिवेंट कैसे हुआ, मैं इस पर सिर्फ एक राय देना, हुआ ये कि कोल्ड वॉर तक मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कोल्ड वॉर तक जो सारी थेरी थी ना, वो पॉलिटिक्स को काफ़ी सबसर्विएंट थी। तो एक तरफ कैपिटलिज्म था और आप कह रहे थे कि कैपिटलिज्म अब छाछू जाएगा, दूसरी तरफ सिक्योरिटी स्टेट्स थी, पॉलिटिक्स थी, ब्लॉक थी। कोल्ड वॉर के बाद जो 90 से 2000 के 10 साल थे जहाँ पे लिबरल ऑर्डर को काफ़ी डैमेज हुआ, इससे ये जो हुए ना जेनोसाइड्स और ये अफ्रीका में सारा, तो 2000 के बाद जो इंटरनेशनल सोच डेवलप हुई वो फिर ये डेवलपमेंट और फ्रीडम के गिर्द डेवलप हुई। तो यूएन ने फ्रीडम और डेवलपमेंट को लिंक किया और सैन वगैरह को बुलाया, और उन्होंने ये कहा कि आप फ्रीडम, वो वाली फ्रीडम नहीं जो कि लिबरल ऑर्डर वाले प्रॉमिस कर रहे हैं, यानी वो उसकी वो फॉर्म जिसमें इक्वालिटी भी हो। तो वो डेवलपमेंट साइड की जो सारी थॉट थे वो सैन से और इन लोगों से आए। फिर उन्होंने एड किसको देनी है, मे बी उसमें उनको एडवांटेज ये हो कि वो अल्टीमेटली फ्रीडम को इन अ वे सेल करते हैं एड के साथ, तो उन्होंने डेवलपमेंट और फ्रीडम और इसका इक्वालिटी जो है उसका एक पैकेज सा बना लिया। लेकिन जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट सिनेरियो है उसको बहुत इन्फ्लुएंस किया है सैन। एक इसमें जो इसकी अच्छी बात है अमर्त्य सेन की, द वे ही हैज़ कार्व्ड आउट पैथ फॉर हिमसेल्फ, अपने आइडियाज़, अपना डिसिप्लिन के लिए, वो ये है कि ही इज़ इंस्पायर्ड बाय मार्क्सियन इकोनॉमिक्स आइडियाज़, लेकिन वो एंटाई मार्केट्स नहीं है। पहली बात। सेकंड जो उसकी बात आती है वो उस मार्केट सिस्टम को अनब्रिडल्ड भी नहीं छोड़ना चाहता, और वो उसमें बात हाईलाइट करता है इनइक्वालिटीज़ की। फिर वो जब मार्क्स के आइडियाज़ को डिस्कस करता है तो वो थोड़ा सा कम्युनिज़म जो एक्सपेरिमेंट है उसकी जो कलेक्टिविज़म है उसको भी क्रिटिक करता है, अथॉरिटेरियन। वो कहता है कि जो मार्क्स ने खुद भी फ्रीडम के बारे में लिखा है वो सारे लोग भूल गए, कि जो मार्क्स के भी जो आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम हैं वो सारे हम भूल गए, और मार्क्स की वो जो कलेक्टिव ओनरशिप है वो ज़्यादा डोमिनेंस में चली गई, और दैट लेड टू कम्युनिज्म एक्सपेरिमेंट। तो लिहाजा ही इज़ इंस्पायर्ड बाय मार्क्स, ठीक है, लेकिन वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स की ग्रोथ को भी लेके जाना चाहता है, और उसके अंदर अंदर जो है वो वेलफेयर की बात करता है, और मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स को
इस तरह से डिस्कार्ड नहीं करता Absolutely. जिस तरह से जो प्योर मार्क्सियन इकोनॉमिस्ट होते हैं या मार्क्सियन इकोनॉमिस्ट। जी फ्रीहा साहब आप फरवा सॉरी ये उनकी बात में मुझे ये चीज़ याद आई कि इंटेलेक्चुअल हमारे पास है, तो मुझे लगता है वो भी एक प्रिविलेज है इन अ सेंस कि हम सर्वाइवल में लगे रहते हैं। मतलब पेट भरा होगा तो फिर दिमाग भी चलेगा और सोचेंगे कि क्या करना है आगे। अब हार्वर्ड में इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ पर नहीं होते। अगर कोई बंदा वहाँ से करके भी आएगा उसे काम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि डिफरेंट चीज़। अब आया किसी ने पढ़ा हुआ है तो लोग कहते हैं अब हम काम क्या करें, चलो CSS कर लो, कहीं तो इसको आप एलोकेट करें। तो एक तरह से स्टेट का भी इसमें है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बुक्स अगर बैन कर रही है, मतलब आप हर तरह क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो हमारे स्टडी एजुकेशनल सिस्टम में इतनी ज़्यादा नहीं है। सो आई फील कि अगर वो स्पेस भी थोड़ी सी हो तो वो बिगेट करेगी ना चीज़। ये बात ठीक है। इन चीज़ों को आप काम के साथ के रिवॉर्ड के साथ या फिर इन चीज़ों के साथ भी डालें, बिकॉज हमारी एजुकेशन इज़ वेरी प्रोफेशनल एज वी वर सेइंग, लाइक करियरिस्ट लोग वो काफ़ी स्किल बेस्ड इन द सेंस कि आप ये पढ़ें और फिर आप ये काम करें। तो उसके अंदर इंटेलेक्चुअल रिजिडिटीज है ना, वो थ्राइविंग स्टेट पे तो हम पहुंचते नहीं, हम सर्वाइवल पे लगे रहेंगे। तो जब वो सब कवर्ड है देन वी कैन प्रोबेबली थिंक अबाउट द रेस्ट इन लाइफ। दूसरा देखिए ये जो फाइनेंशियल है ना, वेल ऑफ होना, ये भी अक्सर आर्ग्यूमेंट आता है कि लोग जो है वो, अगर आप हिस्ट्री में देखें बहुत बड़े बड़े लोग देखें तो वो बहुत अमीर नहीं थे, मिजरेबल ही रहे। ठीक है, मतलब मार्क्स हिमसेल्फ द काइंड ऑफ लाइफ ही लिव्ड जो है ना, वो एक दफ़ा कहते हैं कि जब मार्क्स लंदन में रह रहा था तो वो स्पाइज उसको ढूंढने गए और वो जर्मनी वाले, और उन्होंने जाके जो नक्शा खींचा उसने वो बड़ा ही कोई गंभीर किस्म का था जिस कमरे में वो रहता था मार्क्स जो है। आप आइंस्टाइन की लाइफ उठा के देखें, द काइंड ऑफ मिजरीज ही फेस्ड इन हिज लाइफ, और बाद में भी उसने किस किस्म के, उसकी फैमिली में उसके एक बेटे को बड़े सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, उसकी पहली वाइफ के साथ किस किस्म के उसके ताल्लुकात थे, उसमें बड़ी उससे परेशानी साउथ थी। अमेरिका में देखें ना, इतना लिटरेचर पैदा हुआ है, ज़्यादातर उन लोगों ने किया है हु वर परसिक्यूटेड, ट्रेडिशन है। अपने डॉक्टर अब्दुल सलाम को आप देखें कि मतलब वो कोई बहुत वेल ऑफ तो नहीं था, मतलब कहाँ से वो जंग के उधर उठता है और वहाँ से टॉप कर जाता है सारा। उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल में सारे पाकिस्तान का होता था एग्जाम, या पूरे पंजाब का? 4 यूनिवर्सिटीज़ थे। नेसेसिटी में से आ रहे थे वो सब लोग। मुझे लगता है हम यहाँ पे ना अपनी सिचुएशन नॉर्मलाइज कर लिए कि जो हालत में है बस यही है, बिकॉज़ दिस इज द ओनली ये असल मसला ये है मेरा ख्याल है, ये आप सही पहुँच गई। सर हम सब कॉन्टिनेंट में गालिब को भी कोट कर सकते हैं इसमें। उनकी लाइफ गालिब भी गरीब ही था, बिल्कुल गरीब थे वो। लखनऊ की ये जिक्र करते हैं जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, शेले हैं, सब जो है इनकी बहुत बड़े। मतलब न्यूटन जो है वो जब बच्चा था तो उसकी वालदा जो है वो उसको छोड़ के चली ये गई। है कि आप लाइफ को मतलब एक्सप्लोर कैसे करते हैं आप, इसमें काफ़ी रोल है मेरा ख्याल है। जैसे इंडिविजुअलिज्म का रोल है, अब जैसे सैन है तो ही इज़ वेरी ट्रेडिशनलिस्ट, बट इसमें पॉसिबली उन्होंने जिक्र किया है, बट ही मैरिड अ ब्रिटिश लेडी, आई थिंक सो। पहली तो इंडियन थी शादी उनकी, हाँ, जो डिडंट वर्क आउट, आई थिंक और मैरिड फॉर लाइक 10 इयर्स, और फिर ही मेंशन हिज वाइफ के जो उनका नाम लेके हम उधर रहते थे मिलते। बट एनीवे ये आपकी चॉइसेस हैं, फिर आप चॉइसेस कैसी करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो चॉइसेस ज़्यादातर, जिन लोगों ने, हम इंटेलेक्चुअल का जिक्र कर रहे हैं, जिन लोगों ने इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में थ्राइव करना है, सबसे पहले उन्होंने इंडिविजुअलिज्म को एम्ब्रेस करना है। हाँ सही कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उनके पेरेंट्स ने उनको नहीं कहना कि आपने डॉक्टर बनना है। वही ना सर, सर्वाइवल की बात आ गई ना। गालिब जो था अभी वो इंटेलेक्चुअल है, उस टाइम तो खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। अभी जून एरिया होता था आउटकास्ट। But he was producing- हमारी सोसाइटी में एक जो इंटेलेक्चुअल की ग्रोथ के लिए जरूरी चीज़ है कि आइडियाज़ की फ्री मूवमेंट भी होनी चाहिए, इंटरेक्शन ऑफ आइडियाज़। हम सोसाइटी में देखें तो इतनी रिजिडनेस है कि हम कोई बात बयान करने लगे तो अगले बंदे का जो इंटेलेक्चुअल लेवल उसको पता नहीं किस तरह लेता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, हम टीचर हैं, हम स्टाफ रूम में बैठे हुए तो मैं जावेद अहमद गांधी साहब को सुन रहा था, तो मेरे एक कोलीग आए, वो मेरे पास बैठे, तो कहते हैं यार आप इसको ना सुना करें। वो आए कहते हैं जी ये आपकी थिंकिंग को जो है ना वो बहुत चेंज कर देगा, आप दूसरी तरफ निकल जाए। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, कल मैंने एक पॉडकास्ट सुनी, वो एक इंडियन कांग्रेसमैन है, उनका नाम है रो खन्ना, और उसका टाइटल था डिजिटल डिग्निटी। एक तो हम कहते हैं ना कि हमारे पास नहीं है सोर्सेज नहीं है एक्सचेंज, सोर्सेज का एक्सचेंज तो मौजूद है, सोशल मीडिया, लाखों लोगों से आप एक्सचेंज कर देते हैं, लेकिन समथिंग इज़ फंडामेंटली पोलराइजिंग कि हम हमेशा उसी, और ये तो पूरी दुनिया इसी के चैलेंज में है कि सारे लोग कॉन्फर्मेशन बायस के गिर्द ही ऑपरेट कर रहे हैं।
वो एक ये जो सोशल मीडिया है इसने सारा मल्टीप्लाई कर दिया है पोलराइजेशन को, पूरी दुनिया इसी पे ये कोई पीछे से जो कोई लोग हैं बहुत दूर बैठे हुए हैं इसलिए हाँ सारे जो पता नहीं चलता कि ये साथ हमारे हैं या नहीं हैं साथ ही हैं, अखलाकी और सफारती तौर पे हमारे साथ हैं। हाँ ये ऐसे बैठे जैसे क्रिकेट मैच देख रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले आज की डिस्कशन सर पर्सनली मुझे जितने भी बुक रिव्यूज़ मैंने ज्वाइन किए वो आज वाली बहुत ज़बरदस्त थी सर। बाकी मेरा जनरल सवाल ये है कि सर जो CSPs है या जितने भी फॉरेन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट या PhD स्कॉलर्स इधर आते हैं तो सर उनसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आम जितने भी ऑडियंस है या जो सीखने वाले हैं उनके और ये जो CSP ऑफिसर्स है या जितने भी ये स्कॉलर्स है उनके दरमियान से बहुत बड़ा एक गैप है। तो सर इस गैप को कैसे ब्रिज किया जाए? मिसाल के तौर पर सर वो जो सीखने वाले हैं उनका वो जज्बा है, जो सिखाने वाले हैं तो वो खुद को ऐसा समझते हैं कि बहुत बड़ी अकेडमी होगी, मैं वहाँ पर पढ़ाऊँगा। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में कितने फीसद होंगे या ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान, तो अच्छे खासे स्कॉलर्स मौजूद हैं, लेकिन इसी तरह की इनफॉर्मल मतलब कोई बाउंड्रीज नहीं है फ्रीली वो आइडियाज़ की डिस्कशन या मुख्तलिफ किताबों का। तो सर ये जो कल्चर है इसको कैसे बिल्ड किया जाए? और सर ने शुरू में बात की कि पाकिस्तान में स्कॉलर होना जो है एक ताने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जो मौलानापन है बहुत ज़्यादा है कि जो ज़्यादा स्कॉलर कहते हैं कि ये तो मज़हब से दूर चला गया, तो अपनी ये जो बायस है या जो डॉगमेटिज्म है उसको फिर हम वहाँ पे रोक देते हैं। तो इस इन चीज़ों को सर कैसे मतलब किया जाए? अच्छा इसमें आप बताएं। एक तो वो पहला पॉइंट है थोड़ा सा करियरिज्म का, दूसरा सिविल सर्वेंट्स का बताएं। दूसरा स्कॉलर जो है ना इतने सारे इस्लामाबाद में सिविल सर्वेंट है लेकिन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन नहीं। अच्छा इसकी 2-3 पॉइंट है। मतलब हमारे यहाँ ना अब ये जो US के फंड्स हैं ना हम भी उसके बेनिफिशरीज हैं, मैं तो हूँ, कि इनकी वजह से ना बाहर पढ़ के बड़े लोग आ जाते हैं, लेकिन हम सारे तानसान भी हैं और ऊपर से साथ साथ एरोगेंट भी हैं, यानी सुस्त भी हैं और मगरूर भी हैं। आप देखिए ना कैसा कॉम्बिनेशन। अच्छा हम में से शायद ही कुछ लोग ऐसे हों जो थेरी से एंगेज करते हैं, ये भी एक फ्रॉड है बहुत बड़ा। ये जो हमारे जैसे हमारे लोगों को ना डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ाने पे लगा दी है दुनिया में, ये एप्लीकेशन की चीज़ें थेरी के बाद आती हैं। आप पहले थेरी से एंगेज करते हैं और थेरी से हमें कहते हैं पावर्टी पे पढ़ो, जिस तरह हमारे से सारे लोगों को कहते हैं कि टेररिज्म पे पढ़ो जो हमारी साइड से है। तो मैंने तो कहा कि मैं टेररिज्म पे नहीं पढ़ना चाहता, मैं सोशियोलॉजी में पढ़ना चाहता हूँ कि ये नीचे से क्या है, और नहीं आप टेररिज्म पे पढ़ा है। इकोनॉमिक्स वाले कहते हैं आप पावर्टी लिविएशन पे पढ़ लें। तो पावर्टी लिविएशन का क्या मतलब है कि आप NRSP वगैरह चलाना कैसे है ना आपको ये पता चले। तो एक तो ये है कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन यहाँ भी नहीं होती, जब हम बाहर भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हम बहुत रिगर में नहीं पढ़ते। हमारी जो रिसर्च है वो क्या होती है, वो रिसर्च ये होती है कि चूंकि उनको हमारा डेटा नहीं मिलता, हम डेटा इकट्ठा करते हैं, उनको देते हैं, वो 2 क्वेश्चन रन करते हैं और ये PhD हो जाती है। माजरत के साथ ज़्यादातर ऐसे ही हो रहा है। वो रिगर नहीं है। जो इंटेलेक्ट में एक रिगर चाहिए होता है, पहले एक इंटरेस्ट भी चाहिए होता है, फिर एक मेहनत भी चाहिए होती है। एक तो बात। दूसरी बात ये है जैसे आपने कहा कि वो जो प्लूरलिज्म है वो नहीं है, मतलब इवन इंडिया में वो मौजूद था। ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, मैं इनको इवन बता रहा था, इवन जो बहुत रिलीजियस आलिम थे सलमान नदवी वगैरह, वो बहुत इंगेज करते थे अपने साथियों से, यानी बहुत ज़्यादा उनका इंगेजमेंट होती थी। इवन इकबाल की हम उसमें पढ़े हैं बायोग्राफीज़ में, तो हर तरह के लोग कॉन्वर्सेशंस कर रहे थे। शिबली नुमानी के बारे में पढ़ें तो वो नदवतुल उलमा के साथ बाकी लोग भी उसमें शामिल हो रहे थे। जामिया मिलिया इस्लामिया थी दिल्ली में शायद, तो वहाँ पे ये ट्रेडिशन थी। आहिस्ता आहिस्ता हमने कंपार्टमेंट बना लिया और जिसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हुआ। और तीसरी बात ये भी हुई कि हमारे साथ के ये जो सिविल सर्वेंट्स की आपने बात की, बेचारों पे तो तोहमत है, वो बेचारे तो कोई स्कॉलर नहीं है, वो तो क्लर्क हैं, वो क्लर्क का काम कर लेते हैं। वो उनको इसलिए कि मैं चूँकि आप लोग अंग्रेज़ी मतलब पब्लिक अंग्रेज़ी कम पढ़ रही है, वो अंग्रेज़ी ज़्यादा पढ़े, एक बैरियर क्रिएट हो। अब या तो उनकी अंग्रेज़ी बंद करा दें या फिर ये कि बाकी लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें और उनको चैलेंज करें और जो पॉलिसी लेवल पे उनको जो है वो एंगेज करें ना। एक नदीमुल हक साहब जो है, डॉक्टर नदीमुल हक साहब, उनका एक पेपर है, वो मैं अक्सर लोगों को बताता रहता हूँ, वो है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्रोफेशन इन पाकिस्तान। तो नेट पे जाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा वो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्रोफेशन इन पाकिस्तान। तो उसके अंदर पढ़ें तो ये जो आपने बात की है वो ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और ये जो 60s में हमारा जो गोल्डन ईरा में हमने जो डिपेंडेंस स्टार्ट की सो कॉल्ड में हार्वर्ड एडवाइजरी ग्रुप, और हमने ये समझ लिया कि हमें जब भी हेल्प चाहिए, हमें जब भी चाहिए तो कोई बाहर से गोरा आएगा या गोरी आएगी,
वो आके बताएंगे। तो हमने वो डिपेंडेंस नॉलेज के ऊपर, उस नॉलेज से ख़ुद एंगेज होने की बजाय उस नॉलेज को एड की फॉर्म में लेना जो है वो प्रीफर किया। तो वो 60 से ये सारा जो है वो सिलसिला स्टार्ट होता है और वो आज तक, और नदीमुल हक ज़िक्र करते हैं उस पेपर में, M.H. खान साहब हैं, वो पाकिस्तानी हैं एक, जो कनाडा में साइमन फ्रेज़र में प्रोफेसर हैं, बहुत बूढ़े हो गए हुए हैं, 80 साल 85 के अराउंड के हैं अब। तो उन दोनों ने इकट्ठे वो पेपर लिखा हुआ है। उसमें वो जिक्र करते हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, इंडिया के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो वर्ल्डली इकनॉमिक्स के साथ एंगेज कर रहे थे, हमारे जो मेरे जैसे इकोनॉमिस्ट थे वो डोनर के साथ कंसल्टिंग कर रहे थे, और दिस वाज द ट्रेजेक्टरी जो पाकिस्तान में चल रही थी वर्सेस जो इंडिया में चल रही थी। जो सबसे ब्राइट हैं इकोनॉमिस्ट की बात हो मेरी नज़र में वो मुश्ताक खान है। हाँ, लंदन में, और बांग्लादेश से हैं वो, और आप उनका काम पढ़ें और देखें उसकी जो स्वीप है, बिल्कुल सही कहा, वो उसके स्वीप देखें तो आई थिंक वो जो अगले दो चार कुछ सालों में उनका नोबेल प्राइज़ लेवल का। और मॉडर्न जो इकोनॉमिक्स में मतलब इंडिया से जो इमर्जिंग लोग हैं वो अक्सर 2 लोग, अभी बहुत सारे लोग हैं, बैनर्जी तो हैं ही हैं, वो अभी नोबेल प्राइज़ मिल गया है, लेकिन काशिक बासु का काम देखें, गेम थेरी पे, इकोनॉमिक्स ऑफ लॉ पे आप देखें, तो दैट हैज़ अ ग्लोबल अपील। वो ये नहीं है कि हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट्स का पॉवर्टी का डेटा लेके और उसकी जो है ना कोई इक्वेशन बना के PhD करके आगे हुए हैं। दे आर एंगेजिंग विद द थेरी, विद द फिलोसफी। जो मैं कह रहा था अभी एक पेपर जो है वो मैंने पिछले दिनों काशिक बासु का पढ़ा, दैट इज़ ऑन ये बिग कंपनीज़ के बारे में, ये जो टेक की बिग कंपनीज़ है ना, अभी रिसेंटली आया उसका पेपर। अच्छा, उस पेपर को उसने एनालिसिस, मैं ना पॉलिसी एनालिसिस की क्लास में वो पेपर दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसी एनालिसिस। अच्छा, वो पॉलिसी के अंदर एम्पिरिक्स लेके आ रहा है, वो थेरी लेके आ रहा है, वो हिस्ट्री लेके आ रहा है, वो फ़िलासफ़ी लेके आ रहा है, वो लॉजिक लेके आ रहा है, ठीक है, और उन 5-6 बुनियादों पे उस ग्लोबल फिनोमेना को एनालाइज़ कर रहा है कि ये दुनिया में बड़ी बिग टेक जो आ गई है, इकोनॉमिक थेरी क्या कहती है, फ़िलासफ़ी क्या कहती है, मोरालिटी क्या कहती है। तो मतलब आप एंगेज करें। इसी तरह रघुराम राजन है जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर था, शिकागो में प्रोफेसर है। सो रघुराम राजन ने अभी एक किताब लिखी है जो मैं बहुत पहले, तो उसका बहुत ज़्यादा काम फाइनेंशियल और मॉनेटरी साइड पे है, लेकिन एक उसकी रीसेंट बुक है, वो बहुत अच्छी किताब है। उस किताब में उसने 3rd पिलर ऑफ स्टेट की बात की है। उसने कहा इकोनॉमिस्ट जो हैं हमेशा मार्केट और स्टेट की बात करते हैं, तो इकोनॉमिस्ट जो हैं वो सोसाइटी को भूल जाते हैं। तो सोसाइटी अगर ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी लेके आनी है तो सोशल नेटवर्क्स कितने इंपॉर्टेंट है, और सोशल नेटवर्क्स में वो एक किस्म की डिस्ट्रीब्यूटेड डेमोक्रेसी की बात करता है कि नीचे लेवल पे जो है लोगों की इंगेजमेंट जो है, तो वो इस किस्म के काम उभरते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो एक रिपोर्ट पब्लिश होती है और वो रिपोर्ट लेके सारे इकोनॉमिस्ट फिरते रहते हैं, और पिछली रिपोर्टों का वो छापा होती है। तो देखिए वो प्रैक्टिकल चीज़ें जिसको कहते हैं ना, वो हर दुनिया के हर जगह पे होती हैं। हम उसकी नहीं बात है ना, उसको काम को वो गलत कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सिर्फ उसको समझ लिया जाए कि अल्टीमेट गोल बना लिया जाए, और आप डिसिप्लिन के साथ एंगेज ना करें और आप बॉडी ऑफ नॉलेज के साथ एंगेज ना करें, तो ये जो प्रॉब्लम्स हम जल्दी में जिनको हल कर रहे हैं वो नहीं ना आज तक हुए, तो उसी वजह से नहीं हुए कि हम जल्दी करना चाह रहे थे। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर जो बहुत अलमिया है ना, वो हमने सोशियोलॉजी को ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं दी हुई, ठीक है, और वो इसलिए नहीं दी हुई जो आप कह रहे हो कि हमें सुबह सोल्यूशन चाहिए होता है रात को, तो वो रात ढूंढ रहे हैं ना 70 सालों में, तो वो लगे हुए हैं हम, चूँकि हम सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बड़ा, लिटरेचर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है, हमें खुद किसी ने ना कभी लिटरेचर पढ़ाया है, ना कभी स्कूलों में, कॉलेजेस में। तो सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ना आपको एक इंटरडिसिप्लिनरी चाहिए। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स बहुत माइक्रो और बहुत नैरो हो गया हुआ है, हमारा फोकस जो है टेक्नोक्रेटिक ज़्यादा हो गया और इंटरडिसिप्लिनरी ख़त्म हो गया हुआ है। तो दिस इज़ समथिंग दैट वी वांट। हर चीज़ एंटरप्रेन्योरल भी ज़्यादा हो गई है ना, कि हर चीज़ में से पैसा या बिजनेस आइडिया या कोई वो, और सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा भी। तो हम इसको कंक्लूड करते हैं, बाकी डिस्कशन हम चाय आर पे करेंगे। और आज की चाय आर के लिए विदाउट जो है ना वो इजाज़त लिए, विदाउट परमिशन लिए अनाउंस ये कर रहा हूँ कि ये जो हमारे GB से दोस्त जिनका मैंने जिक्र पहले किया था, ये पंजाबी की सारी शायरी उन्होंने, बाबा बुल्ले शाह जो है ज़ुबानी याद है उन्हें, तो हमने अभी इनसे चाय के ऊपर जो है वो पंजाबी और शायरी इसके साथ ऑर्डर ऑफ बिजनेस ये है कि हम जो सबसे पहले और सबसे नए दोस्त आते हैं ना, हम उनको किताब देते हैं। आज सबसे पहले आए हैं दानिश, जो कि जंड से हैं। बिल्कुल दानिश, ये किताब आपको मिलेगी और आपने पढ़ के आनी है और अगली दफ़ा बतानी है।
और सर एक और बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि इन्हें मदर टेरेसा ऑफ इकोनॉमिक्स भी सर को कहा जाता है, और इनकी एक दो किताबें और भी हैं, एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स, वो भी काफ़ी अच्छी हैं, और डेवलपमेंट एज ए फ्रीडम और इकोनॉमिक्स एंड इक्वालिटी। Very good. इक्वालिटी मुझे जो है ना वो मैंने उनकी थोड़ा बहुत उनकी शाबाश। वेरी अब ये भी पढ़नी है वेरी आपको। गुड। अब आपने देखे ना, आप ये डिजर्व ले- करते हैं अब आप आपने किताब इतनी जो है मेहनत की। हाँ, ये दे जी ये ले। दानिश साहब के लिए। थैंक यू दानिश।